मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त दुनिया में इतनी बहुत सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। हमने देखा कि चंद ही दिन के अंदर ऐसे वाकयात हुए, और उसी तरीके से जब हम अपने मुल्क के अंदर देखते हैं, पाकिस्तान में भी उतनी तेज रफ्तारी के साथ ही कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो सर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। साजिद साहब, क्यों ना हम स्टार्ट करें जरा जो दुनिया में इस वक्त तब्दीलियां हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरी आपसे इन दिनों में बात नहीं हो सकी ना, तो मैंने आपसे बात की कि जो ताइवान, चाइना और अमेरिका का एक ऐसा फेस ऑफ के उसके बाद हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी पे सैंक्शंस भी लग गई, अपना जो एम्बेसडर है वो भी बुला लिया गया। फिर इसके अलावा और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही थी सर, इस तरह की व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी कि जिसमें पता चल रहा था कि शायद चाइना ने ताइवान के गिर्द घेरा डाल दिया। और वहीं पर हमने देखा कि एमन अल जवाहिरी का वाकया भी हुआ, उस पर भी मेरी आपसे बात नहीं। अफगानिस्तान, तो सर प्लीज ओवर टू यू। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं इस सारे तनाजुर में? क्या दुनिया वाकई किसी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ताइवान जो यहाँ अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में समझा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया के फेल दौरे के बाद जो डेमोक्रेट पार्टी है मिड टर्म इलेक्शंस में उनको बड़ा सख्त नुकसान हुआ था सऊदी अरेबिया के दौरे का। और महंगाई के हालात अमेरिका में बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पूरी दुनिया में है। और डेमोक्रेट पार्टी को एक कोई कहीं से ऑक्सीजन चाहिए थी, और वो ऑक्सीजन जो है इस दौरे ने प्रोवाइड करनी थी। एक हाइप क्रिएट हुआ। लोग जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसों पे तड़प रहे थे, उनको नैन्सी पेलोसी के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। उनको वो ताइवान गई और वाकई उसमें वो कामयाब रही कि यहाँ पे 3-4 दिन जो है वो सारा मीडिया वो ताइवान के आसपास घूमता रहा। चाइना की चीजें थ्रेट्स को, हालांकि उतनी थ्रेट्स उन्होंने दी नहीं जितनी यहाँ पे थ्रेट्स, एक हाइप क्रिएट की गई कि हो सकता है वो नैन्सी पेलोसी के जहाज को शूट डाउन करें नीचे। लेकिन उसमें वो कामयाब रहे और वो ताइवान गए। लेकिन इस वक्त ताइवान के हालात ये हैं कि वो जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि चारों तरफ से वहां इस वक्त बॉम्बार्डमेंट है, उनके पोर्ट्स उनकी बंद पड़ी हैं। कल वाले दिन पे 70 फ्लाइटें वहां पे कैंसिल हुई। और वहां पे जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो ऐसे मिसाइल हैं जो ताइवान के ऊपर से गुजर के जाएंगे। और फर्स्ट और 25-25, 30-30 त्यारे उनके उड़ रहे हैं आसपास। उन्होंने चारों डायरेक्शन से उन्होंने बिल्कुल उसको घेर रखा है। दोनों पहले तो चाइना ने अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के उन्हें चार्ज किया उन्होंने, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बुला के चाइनीज एम्बेसडर को। लेकिन जो पहले इनके साथ उनके जो भी मुआहदे थे अमेरिका चाइना के, उन पे डायलॉग बंद कर दिया गया है। एक दूसरे से कोऑपरेशन ना करने का कह दिया गया है। सिचुएशन इज टेंस। लेकिन इसमें होगा क्या, मैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अमेरिका का कारोबार क्या है इस वक्त। चाहे सऊदी अरेबिया या यूएई का दौरा खत्म करके आए हैं, वो कामयाब नहीं था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बढ़ी, लेकिन $5.5 बिलियन के उनको आर्मामेंट बेच रहे हैं। 3 बिलियन उसमें से सऊदी अरेबिया ले रहा है, 2.5 बिलियन यूएई ले रहा है एयर डिफेंस के लिए। यमन होती जो अटैक कर रहे थे, उनके मिसाइल आ रहे थे दुबई तक, और उस ये इनका वहां पे उससे भी गेन है। मजे की बात यह है कि यमन को भी असला देते रहे हैं, पहले वो मिसाइल देते रहे हैं, फिर उनके खिलाफ अपना मिसाइल देने के असला बेच रहे हैं। और ये यहां भी ये देखेंगे आप स्पेकुलेशन के थोड़े दिनों तक ताइवान को भी असला अपना बेचेंगे। लेकिन सिचुएशन टेंस है इस वक्त। और मैंने जिस तरह बताया कि जो मिड टर्म इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, इनको कोई फेस सेविंग चाहिए थी, इनको कोई लीडरशिप इन्होंने बतानी थी कि देखें जो बाइडन कितने बड़े लीडर हैं, किस तरीके से हम जमहूरियत और हम फ्रीडम के अलमबरदार हैं। और वही इसी तरह की तकारीर जो बिल्कुल नैन्सी पेलोसी ने कल परसों की और बाइडन ने कही कि हम जी फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। और उसी के सिलसिले में, उसी तनाजर में अगर देखा जाए तो एमन अल जवारी का जो इन्होंने किया है उसके तो बैकग्राउंड में इस तरह बताना चाहूंगा कि जब ओबामा साहब की रेटिंग पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी तो उन्होंने उसामा बिन लादेन का केस किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने वो जो ईरानी थे उनके कासम, उनको निशाना बनाया और अब इन्होंने बनाया है। और फिर वही बातें हैं कि देखें हम भूलते नहीं हैं। और बिल्कुल टोनी बिल्कन ने कहा है कि तालिबान ने हमारे दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा था कि हम इसको अपनी लैंड को
दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने खिलाफ वर्जी की। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान जो है वो भी गुस्से में है और वो भी धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि उन्होंने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। अब जो उसमें, अब जिस तरह पाकिस्तान के लिए ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है चीज में, मुझे जो दो चार चीजें मैं नेशनल और इंटरनेशनल हवाले से, अपने जो 5th जनरेशन वाले बच्चे हैं हमारे, ट्विटर जिस तरह वो पाकिस्तान को ही 5th जनरेशन वार का निशाना बना रहे हैं, उन्होंने एमन अल जवारी पे ऐसे ऐसे डैमेज किया है अपने मुल्क को। उन्होंने ट्वीटों पे और मीडिया पे ये कहा है कि पाकिस्तान की लैंड इस्तेमाल की गई। उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, स्पेकुलेशन के शायद बाजवा साहब ने बेचा है इन चीजों को, या हमारी आर्मी ने इन चीजों को बेचा है। ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं जो कि बड़े डैमेजिंग, मेरे लिए आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इस हद तक जाएंगे हमारे बच्चे। और ये चल रहा था सोशल मीडिया पे कि मुल्क का सौदा कर लिया, मुल्क का सौदा। और मैं, वो तो नेशनल जुमरे में आती है कि किस तरह लसबेला के शहीदों को इन्होंने निशाना बनाया। और उसके ऊपर मैं इससे भी ज्यादा एहतजाज करूंगा कि हमारे अलवी साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी के जो हेड हैं, उन्होंने उनके जनाजे में शिरकत ना करके उस पर अपनी मोहर लगा दी कि दिस इज हाउ द माइंडसेट ऑफ पीटीआई इज। और उसका एक्सक्यूज ये था कि उन्हें जो वो मीडिया ट्रेंड चल रहे थे उस पर उनको इंफॉर्मेशन गलत दी गई। तो भाई आप मुझे ये बताएं, आप सदर पाकिस्तान के हैं या पीटीआई के सदर हैं आप? तो आपने एक ऐसे देखें, हमारे कल्चर में, हमारे मजहब में शहीदों पे, वो रिगार्डलेस व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट एस्टेब्लिशमेंट का जो भी रोल है, मुझे उस पर एतराज नहीं है। द मेन वर इन यूनिफॉर्म में, चाहे पुलिस वाला मरता है तो मैं उसको शहीद कहूंगा। वो अपने बच्चों का खाना करने के लिए गया था, किसी की कमांड ले रहा था, फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान था, वो शहीद है। मैं उनको कोई मेरी दो राय नहीं है, रिगार्डलेस वट एवर आपके फीलिंग्स किसी इदारे के बारे में, लेकिन वो लोग जो थे वो ड्यूटी पर थे। और ड्यूटी क्या थी? स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी थी। और आरफ अलवी साहब की मजहबी और मॉरल उनकी ऑब्लिगेशन थी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की ये जरूरत थी कि वो जनाजे में जाते, कंडोल करते। मुझे इन दोनों चीजों पे, एमन अल जवारी पे, जो पीटीआई के जो इनके आगे जो हैं बच्चे ट्विटर वाले, जो उन्होंने उस पर किया है वो भी ज्यादती की है। और जो लसबेला के ऊपर के शहीदों के साथ भी इन्होंने किया, मैं उस पर पूरे एहतजाज भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। ये इनको नहीं करना चाहिए था, ये सख्त ज्यादती हुई है। इस पे जितना भी बोला, ये लड़के लड़कियां ये चाहते हैं, अभी पीटीआई ने कोई 1100 के करीब और लड़के लड़कियां जो हैं वो हायर किया, इन्फ्लुएंसर्स, उनसे भी ज़्यादा ये चाहते हैं कि जो भी काम हो ना मुल्क में, फौज कोई काम कर रही है, आर्मी चीफ या सदर, या तो वो पहले इनसे पूछे कि आप क्या समझते हैं, ठीक है या नहीं है, तो फिर हम वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसी लगता है कि शायद ये चाहते हैं कि पहले इनसे पूछा जाए कि भाई हम कोई काम करें या ना करें। लेकिन इन पर क्रैकडाउन होना चाहिए था ना, इन पे अभी भी क्रैकडाउन करना चाहिए। ये 1100 बंदा, ये जो एक फितने को मजीद बढ़ाने वाली बात है। ये तो ना सिर्फ आपके मुल्क के अंदर, लेकिन देखिए सोशल मीडिया इज एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट। वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में चल रही है, ये 1100 उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर हायर किए हैं। इनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए, या इनका किसी इदारे को चाहिए कि इनकी गाइडलाइन बनाई जाए कि आप खवातीन को निशाना नहीं बनाएंगे, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाएंगे, आप मुल्क की बदनामी नहीं कराएंगे। वो गाइडलाइन दें इनको। आपने इनको खुला छोड़ दिया है। वो देखें, मैं अब इंटरनेशनल मीडिया पे लोग देख रहे होंगे कि शायद वाकई, देखें ना, थर्ड पार्टी तो यही देखती होगी ना कि एमन अल जवारी को पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में। और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन कोई भी नहीं है इस वक्त सीआईए का ऑपरेटर। तो दो डाट जब मिलाएं तो फिर जब ये बच्चे आगे उनको पिक्चर ड्रा करते हैं तो लगता तो यही है कि हो सकता है पाकिस्तान ने बेचा हो, और आपकी ट्रैक हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री भी मौजूद हो, आपका रिकॉर्ड भी ऐसे ही मौजूद हो चीजों का। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक डायरेक्टली है। वो मैं ये कह रहा था कि जो भी इदारे हैं उनको चाहिए कि ये जो बच्चे हायर किए गए हैं, 1100 बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा तादाद होती है, अगर इनको बिठाया जाए तो पूरा हाल भर जाता है। मैंने पढ़ी खबर, 25-25 हजार 30-30 हजार पे रखे हैं, कुछ उसमें खवातीन भी हैं 25-30 उसमें। लेकिन ये कि उनको कोई गाइडलाइन दें, पीटीआई हर पार्टी को एक गाइडलाइन दें कि ठीक है जो मर्जी करें आप, 5th जनरेशन करें चाहे 6th जनरेशन वार करें आप, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। आप सियासत की हद तक रहें, आप जिहाद पर ना लेकर जाएं, जिस तरह आपका मौलाना इमरान खान ने कहा है कि अब ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद को डिफाइन कराएं इनसे।
पाकिस्तान हमने देखा कि जो चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत उसके ऊपर नाराज है, उसने कहा है श्रीलंका को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी शायद कुछ और कहा है, बल्कि मैं कुछ और भी देख रही थी कि किसी और कंट्री का भी आया हुआ था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बीच में एक और झगड़ा क्या हो गया शुरू? देखिए, एक तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले ही वो मौजूद है और उसपे लेकिन दो चीजें तशवीशनाक है इस वक्त। श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के साथ बातें बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा जो अमेरिका आईएमएफ है वो उनको पैसे दे रहा है। तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट अम इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, दोबारा श्रीलंका में आना चाह रहा था वो। तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में है, ताइवान के हवाले से वो बहुत टेंस चल रही है इस वक्त। जिस तरह के लग रहा है कि वहां पे चाइना जो है वो चोक करेगा ताइवान को ट्रेड के हवाले से। मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि हाउ चाइना गोज अगेंस्ट द नेशंस और किस तरह अपना फाइट करता है। चाइना सबसे पहले जो है अपना फाइनेंशियल चीजों को चोक करता है। इन्होंने 100 से ज्यादा आइटम जो थे ताइवान से जो चाइना में जाते थे, इंपोर्ट होते थे, सब्जियां और फ्रूट वगैरह और दूसरी चीजें, उन्होंने उन पर पाबंदी लगा दी। और दूसरा जो उनकी पोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो कुछ भी सामान जा रहा था ट्रेड का उसको भी बंद कर दिया। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 70 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें कल एक दिन के अंदर कैंसिल हुई हैं, क्योंकि वहां पे एयर स्पेस जो है वो आपके एयर ट्रैफिक के लिए सेफ नहीं है। और मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त। और देखे आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं आगे। जिस तरह वो पाकिस्तान में कहते हैं अगले 36-40 घंटे 48 बड़े टर्म्स है। इनकी जो चाइना की एक्सरसाइजेस हैं वो भी कल खत्म होंगे, संडे को, अकॉर्डिंग टू देम। और उसमें वो लाइव असला यूज कर रहे हैं और उन्होंने पूरी हर चीज बंद कर रखी है। जो ताइवान के जो शहरी हैं वो शेल्टर्स में हैं और तकरीबन हर चीज इज कंप्लीटली सस्पेंडेड, एवरीथिंग। अच्छा सर, अगर इसको हम इस तरह देखें कि इस पे, क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? क्या वो अमेरिका का साथ देगा? वो चाइना क्या क्या सोच रहा है? अमेरिका, इंडिया अपना तो उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 से दूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे दो कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है उनकी, देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहाँ पे हर फॉर्चून 500 कंपनी का सीईओ देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे, जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इसी तरह ही है। और वो जो उनसे देखें, सबसे बड़ी मिसाल लेता हूं, उनकी इन्फ्लुएंस देखें भारतीय गवर्नमेंट का। S-400 उन्होंने लिया, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुल खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना। और मैं बल्कि इसी टॉपिक पे बात ये भी करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि नेटो की एक्सपेंशन आ रही है, इन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप दे रहे हैं, तो उसको रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी इसके खिलाफ, मैंने कुछ तकारीर सुनी जो हाउस के अंदर हुई रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की,
तो रिपब्लिकन उसके बारे में जो अपना स्टैंड लेते थे वो कहते थे वी आर रशिया इज नॉट आवर एनिमी, चाइना वी नीड टू फोकस ऑन चाइना। रिपब्लिकन ये कहते थे क्योंकि एक्सपेंशन जो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की है दैट इज अगेंस्ट रशिया, तो वो ये समझते हैं। और पिछले तकरीबन 20 सालों से, 2 दहाइयों से अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि वी हैव टू वॉच चाइना, चाइना इज राइजिंग फाइनेंशियली और आर्मामेंट्स में भी आगे जा रहा है, और उनकी तरक्की की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि अगर उसको अमेरिका कैचअप ना किया तो विद इन अगले 10 साल तक मेरा अमेरिका विल स्टे वे बिहाइंड। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि उसमें गलतियां अमेरिका की अपनी है माजी की। एक तो ये चाइना को चीजें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोक ना सके, अपने ब्रांड्स को बचा ना सके, और यहां से इस वक्त 2 किस्म के लोग हमारे अगर देखा जाए तो आईवी लीग स्कूल्स में, MIT में और हर जगह पे देखा जाए तो 2 किस्म के बच्चे होते हैं, या चाइनीज बैठे होते हैं या भारतीय इंडियन होते हैं, वहां पे व्हाइट्स भी नहीं। तो वो होता यह है कि वहां से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी तालीम लेकर वापस चले जाते हैं। तो ये 2 मेजर चीजें हैं। अमेरिकन पिछला प्रेसिडेंट जो था डोनाल्ड ट्रंप, ही रियलाइज कि वी आर बिहाइंड इन इनोवेशन। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीमेसी दुनिया में इनोवेशन की थी, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे आर्मामेंट्स में हो, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अमेरिकन बच्चे मैथ में बहुत पीछे रह चुके थे, ही रियलाइज्ड इट, और उन्होंने चाइना को ही स्टूड अप अगेंस्ट हिम विद द हैवी टैरिफ्स एंड सारा कुछ। लेकिन इतना आसान नहीं है। चाइना हैज डीप पॉकेट्स और हर चीज को वो यहां भी इन्फ्लुएंस अपना कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस रीजन में ज्यादती है। और मैं हमेशा, अब तो खैर इट्स टू लेट नाउ, मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूं, मैं समझता हूं वाशिंगटन DC में मुसलसल पाकिस्तान को वार्न करता रहा हूं कि प्लीज कोशिश करें नेशनलिज्म के हवाले से। मैं अपने यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की मिन्नतें करता रहा हूं कि PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पीछे जाने की बजाय अगर अमेरिका में हो तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पे ना मेरी किसी ने, ना यहाँ सुनी किसी ने आज तक, ना पाकिस्तान ने सुनी, ना पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना तालीम में आगे गए, ना सियासत में आगे गए। मी, माई सेल्फ एंड माइंड, इसी से शुरू स्टोरी होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। साजिद साहब, चलें, जब आप ये जिसे कहते हैं कि जख्मों पे वो आप कुरेद रहे हैं तो बातें कर लेते हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है सर, वो भी कुछ इससे कम नहीं है। इस वक्त हो ये रहा है कि सियासत में जो बनी गाला है वहां पर एक हैवी डिप्लॉयमेंट लास्ट नाइट जो है वो देखी गई, और बड़ी पुलिस वहां पर, तो उसके साथ ही आपको पता है PTI वाले तो फौरन एक्टिव हो जाते हैं। ये देखो, ये खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। सर, क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? और फिर ये भी कि खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि 9 सीटों पे वो लड़ेंगे। तो ये जो सियासत चल रही है इस वक्त, इसको कहां पहुंचेगी? देखें, सियासत, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा। देखें, ये पहले तो इसको सियासत कहा जाता है कि 9 सीटों वाला 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर है। एक तो ये सियासत के खिलाफ। दूसरा, मुझे ये बताएं, 9 सीटों पे खान साहब ने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये 9 सीटें, एक बंदे का 9 सीटों पे पार्टी के हेड का इलेक्शन लड़ना, अगर उसमें ये एक सीट रख सकेंगे, बाकी 8 पे फिर इलेक्शन कराना होगा अगर ये जीतते हैं। तो ये, इसमें कौमियत नहीं है, इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा। इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा। ये वो कहते हैं ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये वो चीज है। तो मैं अगले दिन मौलाना जमील साहब जो हैं, वो जिन्होंने कहा है कि आप ये करें, आप वो करें, अंदर जाके खान साहब को भी बताते हैं यार कि आप भी पाकिस्तान के लिए बात करो। रियासत मदीना की डायरेक्शन में 9 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। आप देखें, एक गरीब मुल्क है, इलेक्शन होंगे वहां पे, बहुत कौम का पैसा लगेगा, और अकॉर्डिंग टू आपके आइन 1 सीट रख के 8 पे फिर दोबारा जिमनी इलेक्शन होगा उस पर अगर जीते। बहुत बड़ा बजट है सर, बड़ा खर्चा आ रहा है इसके ऊपर। अगर इसको कौमियत कहा जाता है, इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कहा जा सकता है कि एक गरीब मुल्क जिसके बहुत बुरे हालात हो, वहां पे कौम के फंड्स को इस तरह उस मजाक किया जाए। एक सिस्टम का खुद आप मजाक करते हैं 9 सीटों पे खड़े होकर, तो फिर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो कौम के बारे में रोता चीखता हूं, तो मैं तो आलू टमाटर के रेट नहीं, मैं तो कौम बनाने आया हूं। तो ये तो ज्यादा, बल्कि उस पर भी यू टर्न ये है कि उस पर उसको भी इस 9 सीटों पे भी जाके कोर्ट में चैलेंज किया है, और रेट पिटीशन लेकर गए हैं वहां। लेकिन इस वक्त कई चीजें पाकिस्तान के अंदर, कई ड्रामे हो रहे हैं, मैं इसको ड्रामा कहूंगा। कई ड्रामे ये हो रहे हैं कि पंजाब में नई कैबिनेट ने कल हल्फ ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ पे इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन और चीमा साहब को
उन्होंने उसको उनको सर्टिफिकेट दे दिया है पार्टी का। जी बिल्कुल। पार्टी का। तीसरी तरफ ये है कि इस्लाम एक और ने हमारे एक नौरतन ने स्टेटमेंट दे दिया कि अगले महीने हम जलसा करेंगे और असेंबलियां खत्म करेंगे। भाई असेंबलियां साथ अगर खत्म करनी है, पूरा सिस्टम नहीं सर, 14 अगस्त को आजादी के दिन आजादी, तो फिर तारीख का सबसे बड़ा जलसा कह रहे हैं, तारीख का सबसे बड़ा जलसा पीटीआई करेगी, इमरान खान, और फिर वो असेंबलियां तहलील करने का अल्टीमेटम देंगे, और उसी के साथ वो इलेक्शन में भी जा रहे हैं कि मैं 9 पे लड़ूंगा। ये समझते आ रहे। दो चीजें ऐड करना चाहूंगा मैं उसमें, आखिर में उसमें ये था आलिया कि अगर असेंबलियां आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर सूबा सरादम से भी रिजाइन दे, आजाद कश्मीर से भी रिजाइन दे। लेकिन सूबा सराद से मुझे एक बात याद आई है, अमेरिका ने जिसकी आपकी हुकूमत खत्म की है, आपके चीफ मिनिस्टर उस एम्बेसडर को मिले अगले दिन और बाहर निकल के उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखें तजाद जरा, बच्चों को लगा दिया है जिहाद, कहते हैं ये सियासत नहीं है जिहाद है। अमेरिका के खिलाफ गुलामी नहीं करनी, अमेरिका की गुलामी करनी होती तो पाकिस्तान ही ना बनता। और आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद का उसके एम्बेसडर को मिलकर कह रहा है कि तो आपका शुक्रिया, बहुत मेरी मेहरबानी, आपने तो जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, आप तो बहुत अजीम आदमी। ये दिस इज व्हाट इट इज। डोनाल्ड ब्लूम ने उन्हें, महमूद खान को 36 व्हीकल्स की चाबियां दी और चाबियां ले ली उन्होंने, लेनी थी और भी ले ली और पैसा भी सारा जो सब साथ 2-4 वीजे भी बच्चों के लगवाए होंगे इन्होंने वहां बैठ मैं हैरान होता रहता हूं। मैं एक ऑफिशियल चीज बताना चाहूंगा, एक मुझे डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा कि स्टैंडर्ड्स आर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके प्राइम मिनिस्टर जब उनका आखिरी दौरा था, आखिरी डिनर था जब, तो डिप्लोमेट्स के साथ वो हो रहे थे, तो उस डिप्लोमेट ने कहता है, अब शार्ट के प्राइम मिनिस्टर मुझे साइड पर जाकर कहता है कि मेरे बच्चों के पासपोर्ट आ रहे हैं तो प्लीज उनके वीजे लगवा। प्राइम मिनिस्टर ने साइड पर जाकर डिप्लोमेट, आई वाज एम्बैरेस्ड। मुझे सरीना में उसने बताया, और जो इवेंट उनका था वो प्राइम मिनिस्टर का, वो भी सरीना में था, इस्लामाबाद। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स जो है, हमने खुद ही जिस तरह बताया है कि हम इस वक्त, अब मैं कहता हूं इस पे मैं बुक लिख सकता हूं इस चीज पे कि आप किस तरीके से यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। आपका कैपिटल, आई कैन गिव यू एन आर्गुमेंट ऑन इट, कि आपका कैपिटल इज नॉट इस्लामाबाद, आपका कैपिटल लंदन है। आप कभी दो चीजों पर गौर करें कि आपके सियासतदान और आपकी जो रूलिंग अशराफिया है, रूलिंग एलीट है, ये रिटायरमेंट के बाद कहां जाती है, तो वहीं से ऑपरेट होते हैं। आखिरी सालों में ये अपनी हर चीज उठा के यहां से लंदन ले जाते हैं, टोरंटो ले जाते हैं। इस वक्त टोरंटो गढ़ है वहां पे, उसके क्योंकि इमिग्रेशन उनकी जल्दी मिल जाती है। इस वक्त आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी और सारी जो उनके जो डायरेक्शंस हैं, टोरंटो है या ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि दोनों ममालिक जो है, आपके पास कोई टूटी फूटी डिग्री हो तो उन पॉइंट बेस पे आपको वो इमिग्रेशन दे देते हैं। इस वक्त मैंने देखा है, आप टोरंटो जाएं तो मुझे उन सड़कों में से पाकिस्तान के खून पसीने की स्मेल आती है कि लूट के लाया गया माल है, बड़ी बड़ी कोठियों में घूम रहे हैं वहां पे सब लोग टोरंटो के। साजिद साहब, ये जो बात की जा रही है, इमरान खान लगता है गिरफ्तार होंगे? एक तो ये बात कि क्या गिरफ्तार होंगे, क्योंकि फिर ये सिर्फ एक डरावा दिया जा रहा है, और दूसरा ये कि फर्ज करें जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो वो जितने एक पॉपुलर लीडर तो इस वक्त हैं, वो इतना आसान है नहीं। ना खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, ये फिजिबली नहीं है। बल्कि ये इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान अगर ये चीजें होती। ये अपनी सोसाइटी को मजीद इंतशार में ले जाना, आप पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुतरादिफ होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इस वक्त खान साहब इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, वो एक मजहबी पेशरवा है। अब जब मुझे ये बताएं कि रिजवी साहब के पीछे किस तरह लोग जाते थे, खातम रिजवी, ही इज खातम रिजवी टू इस वक्त। ये तो बैठ जाए कहीं जाके, इनको चाहिए फैजाबाद में धरना दे के बैठ जाए खादम रिजवी वाली जगह पे, दैट्स व्हाट ही लुक्स गुड, और सारा दिन तारिक जमील को भी साथ बिठा लें। सर वैसे तारिक जमील साहब जो गए थे उस दिन मिलने, इनसे मुलाकात करने, क्या कहा होगा उन्होंने, क्या क्या मशवरा दिया होगा? नहीं, अंदर बैठ के तो अपने पिछले लंदन और इधर उधर की यादों पे उन्होंने किया होगा, अंदर कौन सा भी इन्होंने मजहबी चीजें की। खान साहब को तो मजहब का अंदाजा ही नहीं है, खान साहब तो मिनट में कह देते हैं ये शिरक हो रहा है, हाज उमराना करो तो यहाँ पे आप इधर करो, पीटीआई के लिए काम करो। ये खान साहब की कौन सी इस्लामिक टीचिंग पे उनकी कोई ग्रिप है? मेरा मकसद है, मैं शॉक था अगले दिन, आई वाज सिटिंग इन द ग्रुप ऑफ अमेरिकन, मुझसे किसी ने पूछा, उसने कहा यार आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हर चीज पे कहता है कि आई एम अथॉरिटी ऑन इट, वो व्हाट इज हिज मेन कोर्स ऑफ स्टडी? आई वाज शॉक्ड। उसने मुझसे किसी अमेरिकन ने क्वेश्चन किया कि तुम्हारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वो कहता है मजहब पे ही इज अथॉरिटी, इंडिया पे ही इज एन अथॉरिटी, मिडल ईस्ट पे ही इज अथॉरिटी, वेस्ट को वो सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन जानता नहीं तो पाकिस्तान को नहीं जानता।
दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई वाज स्पीचलेस। वो कहते हैं उसका उसकी किस सब्जेक्ट में स्टडी है, वो पीएचडी है, क्या है वो, आप नोट करें। वो कहते हैं इस्लाम पे मैं अथॉरिटी हूं, भारत पे मैं अथॉरिटी हूं, वेस्ट पे मैं अथॉरिटी हूं, अमेरिका पे मैं अथॉरिटी हूं। तो जब दिस इज ओरिजिनली आलिया, दिस इज नॉट गुड फॉर अ मैच्योर पर्सन के वो कह के आई एम ऑलवेज राइट, बिकॉज यू कैनॉट बी ऑलवेज राइट। नौज बिल्ला को फरिश्ता ही होगा जिसकी इतनी ग्रिप होगी हर चीज पे। लेकिन अच्छा साजिद साहब, ये जो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी, खैर वो तो एक अलग बात है ना, हम ये कह रहे हैं कि वो तो होनी नहीं चाहिए, वो तो एक अलग डिबेट है उस पर। लेकिन जो हम ये बात करें तो वो तो खान साहब जो है, जैसे ही ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आया उनके खिलाफ, वो फटाफट भागे भागे स्पीड पहुंचे हैं वो पाकपतन दरबार, और उन्होंने वहां पे जाके सजदा वजदा मत्था टेका है। तो उसकी फिर भी वो गिरफ्तारी हो सकती है इसके बावजूद? हो सकती नहीं, गिरफ्तारी होगी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि इन्होंने देखें, मैं जाती तौर पे मुझसे पूछें कि इलेक्शन कमीशन ने जो इनका 8 साल के बाद जो उसका फैसला आया, मैं उससे खुश नहीं था उससे। वो अलग घबराहट में है, ये अलग घबराहट में। इस वक्त दोनों इलेक्शन कमीशन भी डरा हुआ है इनसे, और इनसे खान साहब की जो इन्होंने स्पीच दी है, बॉडी लैंग्वेज और इनका लहजा था, उसमें घबराहट नजर आ रही थी। लेकिन ये कि और लेकिन देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है आपकी, उसमें 11 पार्टियों ने नेगोशिएट करके 11 पार्टियों ने इकट्ठे होकर फैसला करना होता है, और कितना स्ट्रांग फैसला कर पाएंगे आप उसमें देख सकते हैं। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हक में नहीं है। बस दुआ ये करें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सारी पार्टियां मिलकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचें। और दूसरी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जो सैलाब के हालात हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इन पार्टियों को, ये अपने बच्चों को, लौंडे लपाड़ों को लेकर उधर जाएं, उनको कहें कि वहां उनकी मदद करें, क्योंकि वहां गरीब जो है वो लुट रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, जो तबाह हो रहे हैं। इनको चाहिए, मौलाना जमील साहब को चाहिए एक दफा वापस आए, पीटीआई का जलसा वहां कराएं बलूचिस्तान में, कहें आए यार वहां पे जलसा भी करते हैं और इन लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है, इनकी होनी भी नहीं। सबकी तो बात ही छोड़े सर, वो क्यों जाएंगे वहां पे? देखिए आप दो चीज, सैलाब जदगान के लिए कोई इस तरह के होते हैं वाकयात, इसके ऊपर कभी आपने उनकी कोई स्टेटमेंट देखी? नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो तो कारोबार में आ चुके हैं, एक तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना चुके हैं, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और फिर अब उन्होंने अपना क्लोथिंग लाइन भी शुरू कर दी है। और दैट पर्सन इज अ ट्रेडमार्क नाउ, मैटर ऑफ फैक्ट। वो तो, और वो ही इज नॉट अ रिलीजियस पर्सनैलिटी एनी मोर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। और मैं आई एम शॉक्ड कि उन्होंने कभी तक आप पीपल यूज टू लिसन, आई यूज टू लिसन टू हिम, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे मायूस किया कई चीजों में, अच्छा नहीं है, क्योंकि पीपल रिस्पेक्ट यू, रिगार्ड यू, लेकिन यू नीड टू चैनलाइज, प्रोवाइड अ लीडरशिप। लेकिन आपने एक साइड के पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एफिलिएट करके यू हैव ब्रोकन द हार्ट्स ऑफ मेनी पीपल। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए था। यू नीड टू स्टे न्यूट्रल। खुदा की पार्टी कोई नहीं होती, मजहब की कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन सर वो 60 फीट की हूर का ड्रेस उन्होंने बनाया होगा अपनी बिल्कुल इस तरह। चले सारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, थैंक्स अ लॉट। दोबारा से बात हो।